हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत दिन से कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, बहुत दिन से कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर अभी आप ऑनलाइन लेक्चर भी ले लो, यूट्यूब पे लेक्चर आप डालो सर। मैंने कहा कि यार यूट्यूब पे लेक्चर के लिए अभी मैनेजमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि अभी बहुत से बैचेस हैं, इस वजह से लेक्चर की मैनेजमेंट नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी चलो, जो अपने बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब प्यारे प्यारे बच्चे, इन सब के लिए अभी एक सीरीज हम चालू करेंगे बेटा, ठीक है। और ये सीरीज एक लेट चालू हो रही है, इसकी एक वजह है बेटा, क्योंकि उसके लिए हमने कुछ नोट्स प्रिपेयर किया है, पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाए हैं, और एनसीईआरटी को एक अलग ढंग से, यानी एनसीईआरटी ऐसे पढ़ाएंगे ना कि बच्चों को लगेगा कि, बच्चे को चैलेंज देंगे अपन कि हिम्मत है तो आप भूल के दिखाओ, ठीक है। यानी इतने लेवल तक, इतने डिटेल तक हमें एनसीईआरटी के बारे में पढ़ना है। तो ये सब सोच लिया, फिर उसके बारे में नोट्स बनाए, और नोट्स बनाने के बाद अभी लेक्चर्स के लिए ये टेस्ट, ये सीरीज जो है हमने क्या करी बेटा, चालू की है। तो आज का ये पहला लेक्चर है। पहला लेक्चर लेते समय पहली बात दिमाग में है कि यार ये बैच चालू कर रहे हैं अभी ऑनलाइन, तो बैच के बारे में, बैच का नाम भी रखते। तो बैच का नाम रख दिया बेटा योद्धा, ठीक है। तो आज से आप जो लेक्चर करेंगे ना, वो सब लेक्चर्स कौन से बैच के हो गए बेटा, योद्धा बैच के। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो अब भी अभी योद्धा बैच में आ गए हो बेटा, ठीक है। और ये योद्धा बैच आपको 100% सक्सेस दिलाएगी। नीट में बायोलॉजी जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बेटा, जो कि 50% मार्क आपको नीट में ला के देगा, वो इस सीरीज से आपको मिलेगा, ठीक है। सब लेक्चर्स डिटेल एनसीईआरटी पे यहाँ पे अपलोड की जाएंगे बेटा, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे योद्धा बैच को, ठीक है। और योद्धा बैच के सारे लेक्चर देखने के लिए अपने चैनल को प्लीज क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो और आपके दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। उद्देश्य एक ही है, क्या, कि जो भी रूरल एरियाज में स्टूडेंट्स हैं उन तक अच्छे से अच्छे पढ़ाई पहुंच सके, उन तक हम पहुंच सके, और जो रूरल एरिया में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी नीट एमबीबीएस का सपना देख सके, उसे पूरा कर सके, ठीक है। पूरी ईमानदारी के साथ बेटा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आप अभी जो सीरियस प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं बेटा, इस वीडियो पे अब तक टिके हैं आप, तो इसका मतलब है आप अभी सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब सीरियस प्रिपरेशन अगर आपको करना है तो पहली बात आपके पास क्या क्या होना चाहिए बेटा। तो सबसे पहले आपके पास क्या चाहिए, तो आपके पास एक पेन चाहिए, एक पेपर चाहिए, जो बता रहा हूं वो लिख लीजिए, ठीक है। अपने अपने शॉर्ट्स नोट खुद प्रिपेयर करना आप सीख लीजिए, ठीक है। शायद आप 11th में हो, शायद आप 12th में हो, या शायद आप रिपीटर बैच से हो, तो लेक्चर्स ऐसा करना है बेटा कि बाद में फिर कभी लेक्चर करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक पेज, जो एम्प्टी पेज हमारे पास A4 साइज का पेज लेना है। उसके बाद में एक एनसीईआरटी लेना है, और हमारा जो मोबाइल होगा या लैपटॉप होगा वो सामने रख दीजिए। सामने रख देने के बाद जो जो पॉइंट्स में यहाँ पे बताऊंगा वो आप A4 पेज में लिख लीजिए। और A4 पेज में लिखने के बाद या तो एक A4 पेज पे लिखिए, नहीं तो फिर अपने एनसीईआरटी में उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम बताएंगे बेटा कि जो नीट में अक्सर अक्सर रिपीट होते हैं, या तो फिर उसी टॉपिक से सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप नीट की तैयारी करना अभी शुरू कर चुके हो, तो एक बात जान लीजिए बेटा कि लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पे ही क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो जब लाइन टू लाइन पे ही अगर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी की पूरी लाइंस पढ़ेंगे, डिटेल में उसका मीनिंग हम समझ लेंगे, और ये समझ लेंगे कि उस लाइन पे कैसे क्वेश्चन बनेगा। 4 से 5 लेक्चर में पूरा द लिविंग वर्ड चैप्टर, पहला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन,
और फिर वन बाय वन हम क्या करेंगे बेटा, तो वन बाय वन पूरा सिलेबस अपलोड कर लेंगे। ठीक है, तो पहली बात अपन स्टार्ट करने वाले बेटा अपने एनसीईआरटी का सबसे पहला वाला यूनिट, 11th एनसीईआरटी का सबसे पहला वाला यूनिट हम स्टार्ट करेंगे बेटा। तो बड़े जोश के साथ अभी स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है बेटा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो हम जब इस डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो डाइवर्सिटी का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। ये डाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी अगर आपको समझनी हो तो आप अपने बेड से उठिए, जहां से आप स्टडी कर रहे हैं वहां से उठिए, उठना नहीं है, मन से उठिए, बाहर जाइए और खुले में सांस लीजिए और देखिए आपके सामने हजारों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हजारों अलग अलग टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपके पास में एक पौधा है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आपके होम यानी आपके घर के बाजू में ही एक चींटियों का घर है, वो भी लिविंग है। ठीक है, चींटियां लिविंग है, पौधे लिविंग है, वो जो तन होता है वो पर लिविंग है। ठीक है, और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुत्ता होगा, बिल्ली होगी, वो सब कुछ क्या है बेटा, लिविंग है। ठीक है, तो अगर बिल्ली देखी वो भी क्या है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं वो आपको सब कुछ एक जैसे नहीं दिखाई देंगे, अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, चींटी अलग है, जो कॉकरोच देखा कॉकरोच अलग है। ठीक है, ह्यूमन देखा तो ह्यूमन अलग है, ह्यूमन में भी अलग अलग ह्यूमन है। ह्यूमन में तो लड़कियां भी ह्यूमन है। ठीक है, लड़कियां तो अलग ही टाइप की ह्यूमन है। ठीक है, तो ये सब जो दिख रहे हैं बेटा अपन, ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो इन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल में जानकारी लेने बेटा कौन से चैप्टर में, द लिविंग वर्ल्ड में तो लेने वाले, लेकिन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ये जो यूनिट है, ये सारा का सारा यूनिट इस पे ही आधारित है बेटा। ठीक है, तो चलो अब ज्यादा समय ना लॉस करते हुए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में 4 चैप्टर्स आते हैं बेटा। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा वाला चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा जो चैप्टर बेटा वो है प्लांट किंगडम, और एक है एनिमल किंगडम। तो चलो पहले कुछ पढ़ाई कर लेते हैं इन चैप्टरों के बारे में, जानकारी कर लेंगे बेटा, सारे चैप्टर के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला वाला हमारा चैप्टर, चैप्टर का नाम है बेटा द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड में हम कुल 4 पॉइंट्स की पढ़ाई करेंगे बेटा। ठीक है, कितने, 4 टॉपिक्स है, ज्यादा बड़े नहीं, ज्यादा छोटे भी नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंस है। पहले पढ़ेंगे बेटा फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बाद में पढ़ेंगे डाइवर्सिटी, उसके बाद में पढ़ेंगे बेटा टैक्सोनॉमी, और फिर टैक्सोनॉमी के बाद में पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल ईड्स, और टैक्सोनॉमिकल ईड्स में हर्बेरियम, और पढ़ेंगे म्यूजियम, और पढ़ेंगे बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क। टॉपिक इज कंप्लीटेड। लास्ट वाला टॉपिक एक इंपॉर्टेंट आएगा, उसका नाम है टैक्सोनॉमिकल की, उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा इसमें। फिर चैप्टर आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें पहले पढ़ना है बेटा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बाद में पढ़ेंगे बेटा किंगडम मोनेरा, उसके बाद में पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, फिर फंगी, और फिर प्लांट और एनिमल थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि प्लांट और एनिमल तो यहां पढ़ना है हमें। यानी इन शॉर्ट ये जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड वाला यूनिट है, इस यूनिट में हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लेंगे। और ये चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर्स आपका बना देंगे पूरा बेसिक, बायो का पूरा बेसिक इन्हीं चैप्टर पे आधारित है बेटा। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहे, और कंटिन्यू लेक्चर करना है बेटा अपना। ठीक है, तो लिखते भी जाइए चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है, पहले ट्रेलर में पता चल गया तो बाद में अच्छा लगेगा, समझ में आएगा आपको भी चैप्टर में पढ़ना क्या है, समझ में आया। ठीक है, तो चलो ये जो दिख रहे हैं आपको, कौन है बेटा, अर्न्स्ट मायर। क्या नाम बेटा इनका, अर्न्स्ट मायर है। मैंने तो पहले ही लेक्चर शुरू कर दिया, तभी बोल दिया था कि लाइन बाय लाइन लेना है हमें, एक एक लाइन भी नहीं छोड़ना, क्योंकि नीट एनटीए वालों ने बता दिया है एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी तो लेनी पड़ेगी। तो पूरी एनसीईआरटी ने बता दिया है एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी तो लेनी पड़ेगी। तो पूरी एनसीईआरटी लेनी है तो अर्न्स्ट मायर के बारे में जो आपके एनसीईआरटी में बताया गया है वो भी थोड़ा सा देख लेते बेटा एक बार। अर्न्स्ट मायर के बारे में क्या क्या पढ़ लेंगे, उनका जन्म कहाँ पे हुआ बेटा, तो
कब हुआ बेटा उनका जन्म? तो 5 जुलाई 1904 में केम्पटन जर्मनी यहाँ पे हुआ। उनकी पढ़ाई कहाँ पे हुई बेटा? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब ये कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी याद में रखना है बेटा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई हुई। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी बेटा कि डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी किसे कहा जाता है? डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है अर्नस्ट मायर को। किन्हें कहा जाता है बेटा? अर्नस्ट मायर को कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया उसको, अर्नस्ट मायर को कहा जाता है। डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी किसे कहा जाएगा बेटा? अर्नस्ट मायर को कहा जाएगा। एक बात इंपॉर्टेंट जान लीजिए आप, ये सबसे आईएमपी पॉइंट है, यहाँ पे तुम्हें पूछा जाएगा क्वेश्चन, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी किसे कहा जाता है? अर्नस्ट मायर को कहा जाता है। अब क्यों इन्हें डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है? क्योंकि ये टॉप मोस्ट 100 साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट है। कभी भी आप अगर टॉप 100 साइंटिस्ट की लिस्ट करेंगे तो उनमें इनका नाम आ जाएगा। टॉप 100 साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट है और इन्हें डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने किस पे पढ़ाई की बेटा? टैक्सोनॉमी पे पढ़ाई की है, जू जियोग्राफी में भी पढ़ाई की है, इवोल्यूशन के बारे में भी इन्होंने बताया है, बायोलॉजिकल स्पीसीज के बारे में भी इन्होंने बताया कि स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन्होंने स्पीसीज की डिफाइनेशन बताई है बेटा। ठीक है, तो स्पीसीज की डिफाइनेशन बताने वाले कौन है बेटा? ये अर्नस्ट मायर है। ठीक है, तो स्पीसीज की डिफाइनेशन भी बोली, इवोल्यूशन भी बोला, सिस्टमैटिक्स भी बोला। ठीक है, और फिर और क्या बोल दिया बेटा इन्होंने? तो हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताया, फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी के बारे में भी बताया। ठीक है, और ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तुम्हें पूछा जाएगा ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है, तो किन्हें कहा जाएगा बेटा? अर्नस्ट मायर को कहा जाएगा। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी अर्नस्ट मायर को कहा जाएगा। क्यों कहा गया है? क्योंकि बायोलॉजी में जो भी 3 सबसे बड़े वाले प्राइज है बेटा, जो साइंटिस्ट बायो में बहुत ज्यादा क्या कर लेता है, डिस्कवरी कर लेता है या तो फिर अचीवमेंट कर लेगा बेटा, तो उसे 3 प्राइज दिए जाते हैं। तो सबसे पहला वाला जो प्राइज है उसे कहते हैं हम बेल्सन प्राइज। सबसे पहला वाला प्राइज कौन सा है बेटा? बेल्सन प्राइज है। बेल्सन प्राइज उन्हें कब मिला बेटा? 1983 में मिला। उसके बाद में इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी कब मिला बेटा? 1994 में मिला। और फिर क्रैफर्ड प्राइज कब मिला बेटा उन्हें? 1999 में मिला। यानी 3 जो बायोलॉजी के टॉप मोस्ट प्राइज है उन्हें मिले, इस वजह से उन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। सबसे बेहतरीन बात मैंने अभी बताया कि इन्होंने स्पीसीज की जो अभी एक्सेप्टेड वाली डेफिनेशन है, पायोनियर स्पीसीज डेफिनेशन किसने दिए बेटा हमें? तो पायोनियर स्पीसीज हमने किसने दिए बेटा? अर्नस्ट मायर ने दिए हैं। ठीक है, ये तो रही साधारण सी बातें अर्नस्ट मायर के बारे में। ठीक है, क्योंकि अर्नस्ट मायर बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है और ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले इनकी हमें फोटो दी गई है, इनके बारे में थोड़ा बताया गया है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, शायद इस पे क्वेश्चन बने। ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है बेटा। ठीक है, लाइन बाय लाइन निचोड़ के रख देंगे एनसीईआरटी को। ठीक है, टोटल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन निचोड़ के रख देंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते पढ़ते हमारे ब्रेन में एक ख्याल आ गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। ये तो हमने देख ही लिया भाई, जो हिलता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो चलता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन इससे भी अलग अगर हम सिर्फ सोचे भी ब्रेन में हमारे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या, तो इमीडिएट हमारे माइंड में क्या आ जाएगा? व्हेन वी ट्राई टू लिविंग और व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब भी हम चाहते हैं लिविंग को डिफाइन करना, तो हमारे ब्रेन में कुछ ख्याल आते हैं। क्या ख्याल आते हैं? तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे ब्रेन में आते हैं कि जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या बोलेंगे बेटा इसे? तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, तब कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हमें पता चल जाते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर हमारे दिमाग में आ जाते हैं बेटा। कैसे? तो सबसे पहला आ जाता है ग्रोथ, सबसे पहला आ जाता है ग्रोथ, उसके बाद में आता है रिप्रोडक्शन। क्या आता है बेटा? पहले सबसे पहले तो आ जाएगा ग्रोथ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा बेटा? रिप्रोडक्शन आ जाएगा। और फिर क्या? रिप्रोडक्शन के बाद में एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट आ जाएगा।
ठीक है। एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट भी आ जाएगा। एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट के बाद आ जाएगा माउंट सुटेबल कंडीशन। अब आप बोलोगे सर इसे डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो डिटेल में तो ग्रोथ देखनी है बेटा हमें अभी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ग्रोथ ही है, रिप्रोडक्शन उसके बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स भी, एनवायरमेंट भी डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के बारे में भी डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। लेकिन लाइन बाय लाइन अब हम क्लियर करते जाते हैं, ठीक है। चलो, जब भी हमने सोचा सबसे पहले ख्याल आया कि यार लिविंग ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं। पहले छोटे होते हैं, हम भी तो पहले स्कूल में जाते थे तो छोटे थे, अब 10वीं क्लास पास हो गया, बड़े हो गए, 12th हो गई, बड़े हो गए, फिर सोच रहे कि जरा शादी होनी चाहिए। बेटा अगर लड़की हो, अच्छी पढ़ाई नहीं की, तो घर वाले 12th के बाद ही शादी करवा देंगे, ठीक है। और बच्चे हैं तो बच्चों ने नहीं, बच्चों को ऐसा नहीं होता है कि 12th हो जाए, अगर अच्छी पढ़ाई नहीं की तो शादी कर देंगे। तो ऐसा अगर बच्चों को कहा गया ना कि अरे 12th हो जाने के बाद तेरी शादी करवा देंगे, अच्छी पढ़ाई करने तो शादी करवा देंगे, तो वो तो डायरेक्ट पेपर को ही जाएगा नहीं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, वो तो पेपर को ही नहीं जाएगा। बच्चे बड़े हरामी होते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अभी एक बात हमेशा याद में रखना है, अभी यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा इसके बारे में पहले पूछेंगे, ठीक है। बोल देंगे बेटा कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या क्या फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, फीचर्स के बारे में बोलेंगे। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे 8 फीचर्स बताए बेटा, ठीक है। याद से एनसीईआरटी आपको रीड करना है, क्योंकि अगर गड़बड़ कर देंगे रीड करते समय तो आपका सब कुछ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बहुत रॉन्ग हो जाएगा। कितने फीचर्स बोले, सबसे पहले बोली ग्रोथ, बाद में बोला रिप्रोडक्शन, बाद में बोला एबिलिटी टू एनवायरमेंट, यानी जैसे एनवायरमेंट बदलेगा तो ऑर्गेनिज्म उसे क्या देगा, रिस्पांस देगा। माउंट सुटेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन में कैसे बदले, उसे कैसा बदलना है, वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की फीचर्स है। तो ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स है बेटा, जो हमारे माइंड में आते हैं। लेकिन इससे भी अलग कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, इतने ही फीचर्स नहीं है बेटा। ये ग्रोथ तो है, रिप्रोडक्शन तो है, एबिलिटी टू सेंस तो है, लेकिन इसके बाद में फीचर्स है। कौन से फीचर्स है बेटा, मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म भी है, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट है, ऑर्गेनिज्म खुद को रिप्लिकेट करेगा, ठीक है। उसके बाद में और क्या है बेटा, सेल्फ ऑर्गेनाइज भी है। अगर उसका उसे कुछ क्या हो गया बेटा, बाउंड हो गई, कुछ उसे क्या हो गई, बहुत बड़ी जख्म हो गई बेटा, तो वो क्या हो जाएगी, खुद से रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। बहुत बड़ी जख्म हो तो खुद से क्या हो जाएगी बेटा, रिपेयर हो जाएगी, यानी सेल्फ ऑर्गेनाइज भी है, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट भी करेगा, ठीक है। अगर जंगल में गए, शेर दिखा, जंगल में गए शेर दिखा, तो शेर आपके साथ इंटरैक्ट करेगा, आप शेर के साथ इंटरैक्ट करोगे, कैसे इंटरैक्ट करोगे, सेल्फी लेंगे क्या उसके साथ, नहीं लेंगे। शेर दिखा तो क्या हो जाएगा, उल्टे पाव दबे पाव भाग जाएंगे, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट भी करेगा और इमरजेंस भी करेगा। अब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कितने बेसिक और कितने फीचर से लिविंग ऑर्गेनिज्म के। सबसे नंबर वाला, 1 नंबर वाला ग्रोथ है, 2 नंबर वाला रिप्रोडक्शन, 3 नंबर वाला कौन सा है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, ये हो गया माउंट सुटेबल कंडीशन, कितने नंबर वाला, 4। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म है 5, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट 6 नंबर, ठीक है। सेल्फ ऑर्गेनाइज हो गया 7 नंबर, इंटरैक्ट हो गया 8 और इमरजेंस हो गया 9। तो 9 फीचर से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एनसीईआरटी में बताए गए हैं, ठीक है। यानी ऐसी एनसीईआरटी तो कोई रीड ही नहीं करेगा, ठीक है। करेंगे सिर्फ तो 4 फीचर्स है, कौन से है, तो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और एबिलिटी टू रिस्पॉन्स और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। 5 ही याद में रखे हैं लोग, लेकिन 9 है बेटा, कितने हैं, 9 है। इसमें एक और नहीं दिया गया है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं बताया, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है बेटा, ठीक है। तो चलो अभी बात करते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, अभी फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं अभी। फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 तरीके के बेटा,
हमने देखा कि फीचर्स, इतने सारे फीचर्स है, ढेर सारे फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के दिख रहे हैं बेटा, लेकिन ये जो सारे के सारे फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के, इन्हें कैटेगराइज करना जरूरी है। अगर डिटेल में पढ़ना है तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। डिवाइड कैसे करोगे? तो दो फीचर्स आएंगे, इनडेफिनाइट फीचर्स और डेफिनाइट फीचर्स भी आएगा। इनडेफिनाइट का मतलब होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है भी और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी पाए जाएंगे, या तो फिर पूरी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे फॉलो नहीं करते। ठीक है, दो ऐसे फीचर्स, क्यों ऐसे फीचर्स बोलेंगे बेटा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं, नॉन लिविंग में भी पाए जाते हैं, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं लेकिन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे फॉलो नहीं करते। ऐसे फीचर्स को बोलते हैं इनडेफिनाइट फीचर्स। क्या बोलेंगे बेटा? ऐसे फीचर्स को हम इनडेफिनाइट फीचर्स बोलेंगे बेटा। ठीक है, समझ रहे हो आप? ठीक है बेटा, तो इनडेफिनाइट का मतलब होता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। इनडेफिनाइट में दो क्या आ जाएंगे बेटा? फीचर्स आ जाएंगे। एक आ जाएगी ग्रोथ, हर कोई बढ़ता है, तुम भी पहले छोटे थे, अब क्या हो गए? बड़े हो गए, यानी आपकी ग्रोथ हो गई। लेकिन माउंटेन भी क्या होता है? पहले छोटा होता है, बाद में क्या हो जाती है? उसकी ग्रोथ। लेकिन बेटा हमें पता होना चाहिए कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ग्रोथ भी होती है, लिविंग में भी ग्रोथ होती है, लेकिन दोनों में ग्रोथ अलग अलग है। लेकिन वो बात अलग है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन अभी के लिए आप एक बात बता देंगे बेटा कि ग्रोथ लिविंग में भी होती है, ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है। ठीक है, चलो रिप्रोडक्शन की बात करें तो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे इंडेफिनाइट हो गया? सब तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर लिविंग ही रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बेटा। जैसे कि अनफर्टाइल कपल्स देखें, ठीक है, हनी बी में हमने क्या देख लिया बेटा? जो अनफर्टाइल फीमेल है वो अनफर्टाइल फीमेल देख ली, वो कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करेगी। अगर जो रिप्रोडक्शन नहीं करेगी इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि वो जिंदा नहीं है। कुछ ऐसे ह्यूमन कपल्स भी है कि जिन्हें आज तक बच्चे नहीं हुए, तो वो लिविंग नहीं है ऐसा हम नहीं बोल सकते। इस वजह से ग्रोथ डेफिनाइट फीचर्स ऑर्गेनिज्म का नहीं आता है बेटा। ठीक है, इस ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, इन सब के बारे में डिटेल में हम कब पढ़ेंगे बेटा? नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडेफिनाइट फीचर्स का तो आपको पता चल गया अभी। अब बोलेंगे डेफिनाइट फीचर्स, यानी अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में से देखा जाएगा बेटा। तो पहली बात है, डेफिनाइट फीचर्स में पहला कौन है? मेटाबॉलिज्म है बेटा, यानी हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है बेटा। उसके बाद में एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही सेंस करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही क्या करेगा? एक दूसरे को क्या कर लेंगे बेटा? तो उनके पास एक कॉन्शियसनेस होगा, उनके पास ब्रेन होगा, उनके पास कंडीशन हैंडल करने के लिए सेंस होगा, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके पास सेंस जरूरी है बेटा। ठीक है, उसके बाद में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हमें पता ही है कि जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल से बने हैं। दो टाइप के सेल होते हैं बेटा, एक सेल होता है जिसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जो दूसरा होता है उसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। सारा का सारा कंसेप्ट हम एक्सप्लेन करेंगे बेटा। ठीक है, लेकिन अब ये हुआ बेसिक, ये हुआ हमारा पहला लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने सिर्फ बातें की है, इन चैप्टर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन बताना चाहा है। ठीक है, लेकिन बेटा जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम ग्रोथ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, रिप्रोडक्शन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद में जो फिर नया वीडियो बनाएंगे उसमें मेटाबॉलिज्म और एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, यानी ज्यादा से ज्यादा 4-5 वीडियो में ये चैप्टर आपके साथ शेयर करेंगे बेटा। ठीक है, तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ठीक है, देखते रहे अपना चैनल। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है बेटा, कंटिन्यू सीरीज को ज्वाइन रखें। ठीक है, जय हिंद, जय